तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड हिंदी में सही से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार फार्मेसी लेकर आया है डी फार्मा के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस। अभी तक पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लेक्चर्स और ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे जो फार्मेसी को हिंदी के साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश टर्म में स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। वार फार्मेसी में हर टॉपिक को पहले सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उसके इंग्लिश टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। यहाँ मिलता है प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ताकि एक वीक स्टूडेंट भी फार्मेसी को अच्छे से समझ सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पे पढ़ नहीं पाते या फिर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एग्जाम आने के बाद उनको टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए वार फार्मेसी ने बनाई है स्पेशली टॉप 20 सीरीज। इस टॉप 20 सीरीज में पूरे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो अगर आप सिर्फ एक महीना इसे मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं, हमारे टॉप 20 सीरीज को मन लगाकर सिर्फ एक महीना पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप डी फार्मा एग्जाम यू क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉप 20 सीरीज में मिलेगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे एंड ऐसे कॉन्सेप्ट जो वीक स्टूडेंट को भी इजीली क्लियर हो जाए। तो देर किस बात की भाई, अभी डाउनलोड कीजिए वार फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट 3 है, लेक्चर 3 है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोअवेलेबिलिटी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है एंड इस साल भी एग्जाम में आएगा। चाहे तो मुझसे लिखवा लो भाई किसी स्टैम्प पे, ये क्वेश्चन आएगा इस साल पक्का, 100% श्योर ये क्वेश्चन आने वाला है एंड इस क्वेश्चन को आप रट के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, देन आफ्टर हम इसको थियोरी के माध्यम से समझेंगे कि एग्जाम में अगर आ गया तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है फिगर में, फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो एक ह्यूमन है, इधर साइड आपको ड्रग मेडिसिन दिख रहा होगा एंड इधर साइड आपको इंजेक्शन दिख रहा होगा। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लाइक आपने कोई मेडिसिन खाया, ड्रग खाया ओरल यानी मुंह से कोई मेडिसिन खाया, तो मुंह से खाएंगे 100 mg का टैबलेट एंड वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना mg पहुंचेगा, इसी को हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। लाइक आपने मुंह से खाया 100 mg का टैबलेट एंड सिस्टेमिक आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना परसेंट पहुंचता है, 60 से 70% ही ड्रग जो है आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहुंचता है। 30 से 40% कहाँ गया, तो 30 से 40% यहाँ गया आपके लीवर में, जो वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वहाँ 30 से 40% ड्रग आपका खत्म हो जाता है। खत्म इन द सेंस वो रिमूव हो जाते हैं एंड जो आपका 60 से 70% ड्रग इन एक्टिव फॉर्म में आपके ब्लड स्ट्रीम यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहुंचता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी होता है, जो हमारे टैबलेट का जो मुंह से खाते हैं इसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 60 से 70% होता है। यानी अगर आप मुंह से मेडिसिन यानी ड्रग खाते हैं तो वो जो है 60 से 70% ड्रग ही आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है इन एक्टिव फॉर्म में। एंड वहीं जगह अगर आप इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन का बायोअवेलेबिलिटी 100% होता है, क्योंकि भाई इंजेक्शन तो आपकी डायरेक्ट वेन्स में ही दिया जाएगा ना, डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही उसको एंटर कराया जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। क्योंकि इंजेक्शन से क्या होता है, आपकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, क्योंकि इंजेक्शन से वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है ड्रग एंड वहाँ पे कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, जिससे आपका मेडिसिन कहीं भी नहीं जाता और 100 का 100% आपके वेन्स में यानी वेसल्स में इन एक्टिव फॉर्म में वो पहुँच जाते हैं। तो एग्जाम में अगर आए कि इंजेक्शन का बायोअवेलेबिलिटी कितना होता है, तो भाई 100% होता है। किसका होता है, इंजेक्शन का 100% होता है एंड टैबलेट का कितना होता है, 70% होता है। टैबलेट का 70% होता है बायोअवेलेबिलिटी। तो आई होप आपको बायोअवेलेबिलिटी समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से समझो यार कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हो मुंह से, ठीक है, 100 mg का, 500 mg समझ लो या फिर 100 mg समझ लो, 100 mg का मेडिसिन आप मुंह से खा रहे हो ओरली एंड खाने के बाद आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे 30 से 40% जो मेडिसिन होता है वो रिमूव हो जाता है एंड इन एक्टिव फॉर्म में बचता कितना है, 60 से 70%। तो 60 से 70% आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचता है, यानी कितना परसेंट आपके ब्लड सर्कुलेशन मेडिसिन पहुँच रहा है, इसी को बोलते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी। बहुत सिंपल है, चाहेंगे तो इजीली इसको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, थ्योरी के माध्यम से समझते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है।
देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड इन इट्स एक्टिव फॉर्म आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कहने का मतलब वही है कि बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ अ ड्रग। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज है दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है इट एक्टिव फॉर्म, यानी एक्टिव फॉर्म में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी खाने के बाद, ड्रग को खाने के बाद हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग कितना परसेंटेज पहुंच रहा है, इसी को बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। इट टेल अस हाउ मच ऑफ द ड्रग इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस इट इफेक्ट। ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि कितना ड्रग हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा इफेक्ट शो करने के लिए, कितना ड्रग हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा इफेक्ट अपना एक्शन शो करने के लिए। ये हमें कौन बताता है, बायोअवेलेबिलिटी बताता है। Orally given drug often have lower bioavailability because of first pass metabolism, poor absorption or degradation in the stomach। कहने का मतलब ये है कि जो आप ओरली मेडिसिन खाते हैं, ओरली गिवन ड्रग ऑफ्टन हैव लोअर बायोअवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि ओरली मेडिसिन का जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा लोअर होता है बिकॉज ऑफ फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, यानी फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है एंड आपका मेडिसिन डिग्रेडेशन होता है, टूट जाता है आपके स्टमक में। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि 30 से 40% मेडिसिन तो भाई वहीं टूट के बिखर जाती है, यानी खत्म हो जाती है। एक्टिव फॉर्म में आपके 60 से 70% ड्रग जो है आपके वेसल्स में पहुंच पाते हैं। एंड आगे देखते हैं, इन सिंपल वर्ड्स बायोअवेलेबिलिटी मीन्स हाउ मच ड्रग्स एक्चुअली रीचेज द ब्लड एंड बिकम्स अवेलेबल टू वर्क। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल वर्ड में एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। बायोअवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी मतलब हाउ मच ड्रग एक्चुअली रीचेज इन द ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब कितना ड्रग आपका ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है एंड बिकम्स अवेलेबल टू वर्क, यानी और कितना वो अपना वर्क करेगा, कितना ड्रग अपना वर्क शो करेगा आपकी बॉडी में। यानी कहने का मतलब ये है कि कितना ड्रग आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है और अपना इफेक्ट शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग बायो अवेलेबिलिटी। एंड यहाँ पे देखिए सेम कंटेंट हिंदी में भी है। बायोअवेलेबिलिटी वह भाग या प्रतिशत है जितनी मात्रा में दवा अपनी एक्टिव फॉर्म में हमारी रक्त परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। इससे पता चलता है कि दवा शरीर में कितना काम कर पाएगी। कहने का मतलब सेम है जो हम लोग ऊपर इंग्लिश में पढ़े हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, ओरल दवाओं की बायोअवेलेबिलिटी अक्सर कम होती है। जो आप मुंह से खाते हैं मेडिसिन, उसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है 60 से 70% होता है, यानी 30 से 40% घट जाता है। तो वही बता रहा है कि ओरल दवाओं की बायोअवेलेबिलिटी अक्सर कम होती है क्योंकि उन्हें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कम एब्जॉर्प्शन या पेट में टूटने जैसी समस्या होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा लोअर हो जाती है एंड क्या होता है, डिग्रेडेशन, आपकी जो मेडिसिन होता है डिग्रेड हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है 30 से 40% मेडिसिन वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान 30 से 40% मेडिसिन आपका रिमूव हो जाते हैं। सरल शब्दों में यहाँ पे देखो समझाने का कोशिश किया है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब दवा कितना हिस्सा खून तक पहुँचकर अपना असर दिखा पाता है। यानी कहने का मतलब सेम है कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि मेडिसिन आपका कितना परसेंटेज, कितना मेडिसिन आपके जो ब्लड स्ट्रीम में यानी खून तक पहुंचकर अपना असर दिखाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं, हिंदी भी दिए हैं एंड इंग्लिश भी दिए हैं। अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई कब समझोगे, समझो, समझने की कोशिश करो। एंड आगे देखते हैं, आगे देखो फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बायोअवेलेबिलिटी इंक्लूड्स, यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स इंक्लूड हैं लाइक ड्रग फॉर्मुलेशंस। ड्रग फॉर्मुलेशंस क्या होता है, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ये क्या होता है, ये हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है और अपना एक्शन सही से शो नहीं करने देता है। लाइक टैबलेट भी अफेक्ट करता है, कैप्सूल्स भी अफेक्ट करता है, सॉल्यूशंस भी अफेक्ट करता है। टैबलेट कुछ अपने रीजन से अफेक्ट करता है, कैप्सूल का कुछ अलग रीजन होता है एंड सोल्यूशन का कुछ अलग रीजन होता है। लाइक टैबलेट का क्या होता है, टैबलेट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरता है, तो जिससे वहाँ पे मेडिसिन का परसेंटेज 30 से 40% रिमूव हो जाता है। तो ये सब बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कहने का मतलब क्या है, मेडिसिन आप अपने बॉडी में कैसे एंटर करवा रहे हैं उससे भी अफेक्ट करता है। लाइक आईवी गिव्स 100% बायोअवेलेबिलिटी, आईवी गिव्स 100% बायोअवेलेबिलिटी एंड ओरल गिव्स लेस, यानी ओरल क्या होता है, इससे कम देता है। आईवी यानी इंट्रावेनस क्या होता है, इंट्रावेनस तो भाई आपका 100% बायोअवेलेबिलिटी दे देता है, लेकिन वही जगह अगर आप मुंह से खाएंगे मेडिसिन तो उसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है उसका कम होता है। एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी
फैक्टर अफेक्ट यानी अफेक्ट करता है हमारे बायोअवेलेबिलिटी को। इसमें क्या होता है, ड्रग ब्रेक डाउन, ड्रग टूट जाता है इन लीवर बिफोर रीचिंग ब्लड, यानी ये लीवर में स्टमक में ड्रग टूट जाता है बिफोर रीचिंग ब्लड, खून में पहुंचने से पहले ही ड्रग टूट जाता है और सही से ये पहुंच नहीं पाता है। एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर है सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, यानी पुअरली सॉल्युबल ड्रग है लो बायोअवेलेबिलिटी, यानी कम घुलनशील दवाओं वाले की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड फिफ्थ क्या है, फूड इंट्रैक्शंस, यानी प्रेजेंस ऑफ फूड में इंक्रीज और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। खाना क्या करता है, आपके जो पेट में खाना होता है वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, आपके मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकता है एंड डिक्रीज कर सकता है, जिससे आपके क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी में अफेक्ट होता है। जीआई फैक्टर, जीआईटी फैक्टर, यहाँ पे जीआई फैक्टर हो गया, यहाँ पे टी लगाना भूल गए थे शायद। जीआईटी फैक्टर यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फैक्टर्स, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाएगा तो भाई आपका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है सही नहीं होगा। गैस्ट्रिक एसिड यानी गैस्ट्रिकेटिस मूवमेंट और एंजाइम बायोअवेलेबिलिटी को प्रभावित करती हैं। नीचे देखो हिंदी में भी दिया गया है ड्रग फॉर्मुलेशन, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सोल्यूशन, सस्पेंशन आदि। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आईवी में 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है एंड ओरल में कम होती है, ओरल अफेक्ट करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी लीवर में दवा के टूटने से बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एंड सोल्यूशन एब्जॉर्प्शन, यानी कम घुलनशील दवाओं की बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। फिफ्थ नंबर पे है फूड इंट्रैक्शंस, यानी खाना एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा या घटा देता है। खाना क्या करता है, आपके एब्जॉर्प्शंस को कभी कभी बढ़ा देता है एंड कभी कभी घटा देता है, जिससे क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बायो अवेलेबिलिटी पे। एंड सिक्स नंबर क्या है, जीआईटी फैक्टर्स, यानी जीआईटी फैक्टर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी हमारा क्या करता है अफेक्ट करता है, लाइक गैस्ट्रिक पीच वगैरह बढ़ गया, घट गया, तो इससे भी क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है बायो अवेलेबिलिटी पे। आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद थियरी के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ फिगर में दिख रहा होगा मेडिसिन रखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम मेडिसिन खाते हैं तो उसका सबसे पहले क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो मेडिसिन होता है वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन, यानी आपका मेडिसिन एब्जॉर्ब हो गया। एंड देन आफ्टर मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वो अपने साइड पे पहुंचता है एंड वो अपना एक्शन शो करता है। एंड देन आफ्टर एक्शन शो करने के बाद क्या होता है, मेन काम वहां से स्टार्ट होता है। एक्शन शो कर दिया एंड जो ड्रग का टॉक्सिसिटी बच जाता है उसको लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करा के किडनी क्या करता है, यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी के बाहर कर देता है। इसी को बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेनली वर्क यही रहता है कि वो भाई लीवर से आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करा के वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करा के आपके बॉडी से यूरिन के माध्यम से बाहर करा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे समझते हैं जो हमारा लीवर होता है ये सबसे पहले हमारा जो ड्रग होता है लिपिड सॉल्युबल में होता है, लिपिड सॉल्युबल में होता है तभी तो अपना एक्शन शो करता है भाई। तो एक्शन शो करने के बाद जो उसका टॉक्सिसिटी बचता है, तो टॉक्सिसिटी जब बच जाता है तो उसी टॉक्सिसिटी को हम लोग नहीं, ये लीवर जो होता है, ये लीवर क्या करता है, ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करा देता है। वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कराने के बाद क्या होता है, इसको यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी आप लोग नोटिस किए होंगे कि अगर आप ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो आपका यूरिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डार्क निकलता होगा। तो भाई यही कारण है जो कि आपका यूरिन डार्क निकलता है, जिसमें क्या होता है लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बनाता है एंड वाटर सॉल्युबल बना के आपके बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोग फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एंड आगे देखते हैं हम लोग थियरी के माध्यम से समझते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया है तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन कैसे आप लोग लिखेंगे। आप अगर एग्जाम में आ गया कि भाई ब्रीफली एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे आपको लिखना है बायो ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इज द केमिकल मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, एक केमिकल मॉडिफिकेशन होता है ऑफ अ ड्रग इनसाइड द बॉडी, यानी ड्रग को हमारे बॉडी में क्या होता है केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, यूजुअली बाय लीवर एंजाइम, जो कि लीवर एंजाइम के द्वारा होता है, इनटू अ मोर वाटर सॉल्युबल इन एंड इनएक्टिव फॉर्म सो इट कैन बी इजिली एलिमिनेट। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म में, एंड वो क्या होता है इजिली एलिमिनेट हो जाता है हमारे बॉडी से, बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे बॉडी से ये प्रोसेस होता है। जो मेन साइट होता है यहाँ पे देखो, जो इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन साइट होता है वो लीवर होता है। प्राइमरी ऑर्गन क्या है, लीवर है, एंड और भी बहुत सारे ऑर्गन है लाइक अदर साइड किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्किन, इन सब पार्ट से भी बहुत रेयर केस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी जो प्राइमरी ऑर्गन है वो लीवर है, लीवर के माध्यम से बहुत ज़्यादा
ये होता है। और क्या पर्पज़ है, किस लिए होता है, कन्वर्ट ड्रग इनटू फॉर्म द आर आइजर टू एक्सक्रीट एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी, यानी जो कन्वर्ट करता है हमारे ड्रग को वाटर सॉल्युबल में एंड क्या करता है, एक्सक्रीट कराता है, रिड्यूस कराता है टॉक्सिसिटी को हमारे बॉडी के अंदर से, यानी ड्रग के जो टॉक्सिसिटी होता है वो एलिमिनेट करा देता है हमारे बॉडी के अंदर से। यही पर्पज़ होता है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम कंटेंट हिंदी में है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी जिसे ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें दवा शरीर में मुख्यतः लिवर एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप में बदलकर ज़्यादा पानी में घुलनशील और सामान्यतः इनएक्टिव बना दी जाती है ताकि वह आसानी से शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी सेम हम लोग जो पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका ड्रग होता है लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील बनाया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी से बाहर निकलने में उसको आसानी होता है। मुख्य स्थान यानी प्राइमरी ऑर्गन लीवर होता है, अन्य स्थान यानी किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन से भी बहुत रेयर केस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उद्देश्य यानी पर्पस क्या है, दवा को आसानी से निकालना और उसकी विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी को कम करना, यही होता है मेन पर्पस। एंड आगे देखते हैं आगे क्या है, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स, यानी क्या टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। तो यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के देखिए यहाँ पे दो टाइप होते हैं, फेज़ 1 होता है एंड फेज़ 2 होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे कि फेज़ 1 का क्या वर्क होता है एंड फेज़ 2 का क्या वर्क होता है। तो यहाँ पे लाइक आप मेडिसिन खाएं, मेडिसिन अपना साइट पे पहुँचा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अपना वर्क शो किया, फिर क्या होता है ड्रग का जो टॉक्सिसिटी बचता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। कौन करवाता है, लीवर करवाता है। साइटोक्रोम P450 नाम का एक होता है एंजाइम, एक केमिकल होता है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन करवाता है हमारे टॉक्सिसिटी ड्रग का, जो भी ड्रग बच जाता है उसको ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये पोलर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। पोलर स्पीसीज मतलब वाटर सॉल्युबल में ये कन्वर्ट हो जाता है एंड कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है, रेनल एलिमिनेशन, यानी जो हमारे किडनी है, किडनी के माध्यम से पेशाब के थ्रू ये निकल जाता है बाहर, यानी यूरिन के थ्रू ये क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ड्रग का जो भी जितने भी टॉक्सिसिटी बचते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। एंड फेज़ 2 क्या है, फेज़ 2 क्या है। अब देखो बात ये है कि जो फेज़ 1 से नहीं निकल पाते हैं, जो फेज़ 1 से जितने टॉक्सिसिटी लाइक कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसका टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो क्या होता है, वो सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है फेज़ 1 से, तो उसको क्या होता है, कंजुगेशन करा दिया जाता है, यानी ये कन्वर्ट करा दिया जाता है, फेज़ 2 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि भाई अब तुझे क्या होगा, तुझे फेज़ 2 वाला संभालेगा। तो वो क्या होता है, फेज़ 2 में कन्वर्ट करता है। तो फेज़ 2 क्या करता है, ये 9 पोलर स्पीसीज करता है, यानी ये बाइलरी के थ्रू आपका एलिमिनेशन कराता है, आपके स्टूल के थ्रू ये क्या करता है, ये आपका एलिमिनेशन कराता है। बाइलरी एलिमिनेशन यानी स्टूल के थ्रू क्या होगा, आपके जितने भी ड्रग के टॉक्सिसिटी होते हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव करवा देता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इतना समझते हैं कि फेज़ 1 का क्या वर्क होता है एंड फेज़ 2 का क्या वर्क होता है। फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले, और ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, ऑक्सीडेशन हमारा साइटोक्रोम P450 नाम का एक एंजाइम होता है या फिर केमिकल होता है, ये लीवर में प्रेजेंट होता है। ये क्या कराता है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म कराता है लीवर के अंदर, एंड मेटाबॉलिज्म कराने के बाद ये पोलर स्पीसीज में कन्वर्ट कराता है, यानी वाटर सॉल्युबल बनाता है। वाटर सॉल्युबल बनाने के बाद ये रेनल एलिमिनेशन कराता है। एंड जो ड्रग का टॉक्सिसिटी फेज़ 1 से नहीं रिमूव हो पाता है उसको फेज़ 2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड फेज़ 2 क्या करता है, फेज़ 2 ये बाइलरी के माध्यम से डायरेक्ट आपका रिमूव करवा देता है। तो आई होप बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, तो आई होप टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से। एंड चलिए देखते हैं इसको थियरी के माध्यम से अगर आ गया एग्जाम में कैसे लिखेंगे। टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स के रिएक्शंस क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे फेज़ 1 रिएक्शन देखते हैं, जिसको हम लोग फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए द मेन एम ऑफ फेज़ 1 रिएक्शंस टू चेंज और मॉडिफाई द ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड सो दैट दे कैन इजीली एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेन पर्पस होता है फेज़ 1 रिएक्शंस का, वो क्या होता है, मॉडिफाई करता है, यानी हमारे ड्रग को मॉडिफाई कर देता है, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना देता है, जिससे क्या होता है, जिससे इजीली एलिमिनेट हो जाता है हमारे किडनी के थ्रू, हमारे पेशाब के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू इजीली एलिमिनेट हो जाता है वाटर सॉल्युबल।
एंड द सेकंड पॉइंट क्या है, द मेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर फेज 1 रिएक्शंस, साइटोक्रोम P450, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारे फेज 1 रिएक्शंस होता है कौन सा केमिकल करवाता है, तो साइटोक्रोम P450 केमिकल करवाता है, जो कि हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन लीवर। फेज 1 रिएक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शंस होगा एंड हाइड्रोलिसिस होता है, ये रिएक्शंस हमारे फेज 1 में होते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सेम कंटेंट हिंदी में भी है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के क्या प्रकार हैं। लाइक बायो ट्रांसफॉर्मेशन 2 चरणों में यानी 2 फेज में होता है। तो यहाँ पे फेज 1 को देखते हैं हम लोग। फेज 1 रिएक्शंस का मुख्य उद्देश्य होता है दवा को पानी में घुलनशील यौगिक वाटर सॉल्युबल यानी वाटर कंपाउंड में बदलना या संशोधित करना, ताकि वे आसानी से शरीर से बाहर निकल सके। यानी कहने का मतलब सेम है कि जो हमारा मेडिसिन होता है उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, जिससे हमारे बॉडी से वो आसानी से निकल जाए, बाहर निकलने में वो हेल्पफुल रहे। एंड फेज 1 का रिएक्शन के लिए मुख्य एंजाइम साइटोक्रोम P450 जो कि लीवर में पाया जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भाई बताओ फेज 1 रिएक्शंस करवाता है कौन सा एंजाइम, तो आप याद किए रहेंगे तो आप इजीली से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फेज 1 रिएक्शंस में कौन कौन से इंक्लूड है, लाइक रिएक्शंस ऑक्सीडेशंस यहाँ पे होता है, रिडक्शंस होता है एंड हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये रिएक्शंस हमारे फेज 1 में होते हैं। एंड आगे देखते हैं फेज 2 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शंस को कंजुगेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। फेज 2 रिएक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज कंजुगेशन रिएक्शंस ऑलवेज मेक ड्रग हाईली वाटर सॉल्युबल एंड इनएक्टिव। यानी ये क्या करता है, लाइक जो फेज 1 से वाटर सॉल्युबल बन के हमारे यूरिन के माध्यम से नहीं निकल पाते, ये क्या करता है, ये फेज 2 और हाईली वाटर सॉल्युबल बना देता है, जो कि बाइलरी के थ्रू ये क्या करता है, एलिमिनेट करवाता है। इफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेज रिएक्शंस आर नॉट वाटर सॉल्युबल then they undergo phase 2 reactions to become more water soluble compound so that they can eliminate from the body easily। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई अगर मेडिसिन फेज 1 से वाटर सॉल्युबल बन के बॉडी से एक्सीड नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो देन दे अंडरगो फेज 2 रिएक्शंस, यानी वो फिर फेज 2 रिएक्शन में चला जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, ये हाईली वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है, यानी मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट दे कैन एलिमिनेट, यानी उस फिर क्या होता है, दैट दे कैन एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी इजली, यानी बॉडी से बाहर निकलने में क्या होता है, ईजी हो जाता है। यहाँ पे देखो फेज 2 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन इंक्लूड है, लाइक ग्लूकुरोनाइडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन एंड मेथाइलेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, इतने रिएक्शन जो है फेज 2 में इन्वॉल्व है, इतने रिएक्शंस होते हैं। एंड आगे देखते हैं सेम कंटेंट हिंदी में भी देख लेते हैं। फेज 2 रिएक्शंस को कंजुगेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। यह दवा को हमेशा अधिक पानी में घुलनशील यानी हाईली वाटर सॉल्युबल और निष्क्रिय यानी इनएक्टिव बना देता है। ये रिएक्शंस क्या होता है, दवा को हमेशा हाईली वाटर सॉल्युबल और इनएक्टिव बना देती है। यदि फेज 1 रिएक्शन से प्राप्त यौगिक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, तो वो फेज 2 रिएक्शन से होकर गुजरते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 1 में नहीं हो पाता उसको 2 में कराया जाता है। 1 में अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई 2 में भेजेगा, और 2 में क्या होता है, ये हाईली वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देगा, हाईली यानी बहुत मोर वाटर सॉल्युबल में ये क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है, ताकि वे अधिक पानी में घुलनशील यौगिक बन जाए और आसानी से शरीर से बाहर निकल सके। फेज 2 में क्या होता है, ये अधिक पानी में घुलनशील यौगिक बना देता है, ताकि शरीर से क्या होता है, बाहर निकलने में हेल्प करता है। फेज 2 रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पे इंक्लूड है, लाइक सल्फेशंस हो गया, एसिटाइलेशंस हो गया, मेथाइलेशंस हो गया एंड ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस हो गया। ये सब रिएक्शंस है जो कि फेज 2 में इंक्लूड होते हैं। एंड आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एंड ये भी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, लाइक आप मेडिसिन खाएं तो वो कैसे अपना एक्शन शो करता है, क्या मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या होता है, वो कैसे बाइंड करता है, कहाँ से किससे बाइंड करता है, तो वही सब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस। तो देख लेते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस रेफर्स टू हाउ अ ड्रग प्रोड्यूस इट इफेक्ट इन द बॉडी, यानी कि हमारा जो ड्रग होता है कैसे प्रोड्यूस करता है अपने इफेक्ट को, ये पढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट ड्रग वर्क बाय इनएक्टिंग विद स्पेसिफिक टारगेट सच एज रिसेप्टर एंजाइम आयन चैनल्स, यानी बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं स्पेसिफिक टारगेट से वो बाइंड होके अपना एक्शन शो करते हैं, लाइक रिसेप्टर से, एंजाइम से एंड आयन चैनल से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, देन वो अपना इफेक्ट जो है शो करते हैं। एंड कैरियर प्रोटीन्स भी होता है, इससे भी बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करते हैं। व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू दिस ड्रग इट आइदर स्टिमुलेट्स और ब्लॉक, जब कोई भी ड्रग इन रिसेप्टर से
बाइंड होता है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या फिर ब्लॉक करता है अपना एक्शन शो करने के लिए। किसी को स्टिमुलेट करेगा एंड किसी को ब्लॉक करेगा अपना इफेक्ट शो करने के लिए। नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शंस लीडिंग टू थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी अपना जो थेराप्यूटिक दिखाने के लिए, अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करने के लिए किसी को ब्लॉक करेगा एंड किसी को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा अपना एक्शन शो करने के लिए। एंड आगे देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है। एंड यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस मींस हाउ अ ड्रग वर्क इनसाइड द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का ये मतलब होता है कि हाउ अ ड्रग इनसाइड द प्रोड्यूस, यानी कैसे हमारे बॉडी में ड्रग प्रोड्यूस करता है अपने एक्शंस को, अपने इफेक्ट को कैसे वो प्रोड्यूस करता है, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस। हिंदी में देख लेते हैं सेम कंटेंट को। ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म बताता है कि दवा शरीर में कैसे काम करती है और अपना प्रभाव कैसे दिखाती है। ज़्यादातर दवाएं शरीर के विशेष टारगेट जैसे रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल्स और कैरियर प्रोटीन से इंटरेक्शंस करके काम करती हैं। लाइक दवा उनसे जुड़कर या तो उनके कार्य को बढ़ाती हैं या फिर रोकती हैं, जिससे वो अपना इफेक्ट शो कर पाती हैं। सरल शब्दों में हम ये बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का मतलब होता है दवा शरीर के अंदर कैसे काम करती है, यही होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का मतलब। एंड आगे देखते हैं आगे क्या है, मेजर मैकेनिज्म। यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म को मेंशन किया गया है, लाइक रिसेप्टर है, एंजाइम है, आयन चैनल्स है, फिजिकल और केमिकल्स हैं एंड एक्शन ऑन कैरियर ट्रांसपोर्टर, ये है मेजर मैकेनिज्म। चलिए इसको डीप में देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। आगे यहाँ पे देखो फर्स्ट है रिसेप्टर मैकेनिज्म, यानी एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, ड्रग एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। यानी क्या ड्रग क्या करता है, बाइंडिंग रिसेप्टर से बाइंड करता है प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस, जो कि सरफेस पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उससे बाइंड करता है। एंड फिर क्या करता है, एगोनिस्ट क्या करता है, एगोनिस्ट एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस एन इफेक्ट। एगोनिस्ट उसके रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है एंड फिर क्या करता है, अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के विपरीत काम करता है। अगर एगोनिस्ट एक्टिवेट करेगा तो भाई एंटागोनिस्ट ब्लॉक करेगा, यानी ये अपोजिट में काम करते हैं। तो एंटागोनिस्ट ब्लॉक द रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द इफेक्ट, यानी फिर क्या करता है, ये इफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद अपने इफेक्ट को जो है प्रिवेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में ड्रग वर्क बाय एक्टिवेटिंग और ब्लॉकिंग रिसेप्टर। ड्रग अपना वर्क एक्शन शो करती है एक्टिवेट करके एंड ब्लॉक करके रिसेप्टर को एक्टिवेट एंड ब्लॉक करके अपने इफेक्ट को वो शो करती है। एंड हिंदी में देख लेते हैं, दवाएं शरीर की कोशिकाओं पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़कर काम करती हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करके असर दिखाती हैं एंड एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करके असर दिखाता है। एगोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन दिखाता है। इजी वे में क्या है, दवाएं रिसेप्टर को चालू या बंद करके काम करती हैं, यानी एक्टिवेट या फिर ब्लॉक करके काम करती हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, एंजाइम इनहिबिशंस और एक्टिवेशंस। एंजाइम को इनहिबिशंस करके या फिर एक्टिवेशंस करके अपना एक्शन शो करती हैं। सम ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग इनहिबिशंस एंजाइम। कुछ ड्रग क्या होता है, ब्लॉक करके यानी इनहिबिट करके एंजाइम को एक्शन शो करती हैं, वाइल अदर एक्टिवेट, जबकि कुछ एक्टिवेट करके अपना एक्शन शो करती हैं। दिस चेंज केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। इससे क्या होता है, शरीर के केमिकल रिएक्शंस भी हमारा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ड्रग स्टॉप और स्टार्ट एंजाइम टू प्रोड्यूस इफेक्ट। यानी क्या करता है, ड्रग हमारा क्या करता है, दवाएं एंजाइम को रोक कर या फिर चला कर काम करती हैं, चालू करके या फिर रोक कर काम करती हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं, कुछ दवाएं एंजाइम को रोक कर यानी इनहिबिट करके काम करती हैं एंड कुछ दवाएं एंजाइम को एक्टिवेट करके काम करती हैं। इससे शरीर की केमिकल रिएक्शंस भी बदल जाती हैं। एंड इजी वे में हम लोग बोल सकते हैं, एंजाइम जो है दवाएं एंजाइम को रोक कर या फिर चला कर काम करती हैं, तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एंजाइम को इनहिबिट करके या फिर एक्टिवेट करके कुछ दवाएं अपना एक्शन शो करती हैं। एंड आगे देखते हैं, आगे हमारा आयन चैनल्स मॉड्यूलेशन है। यहाँ पे देखते हैं, सर्टेन ड्रग एक्ट बाय ओपनिंग और क्लोजिंग आयन चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। यानी कुछ दवाएं सेल की मेम्ब्रेन पर मौजूद आयन चैनल को ओपन करती हैं एंड क्लोज करती हैं। दिस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ आयन लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इससे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे आयन चैनल का फ्लो नियंत्रित होता है। इन शॉर्ट तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, ड्रग कंट्रोल आयन मूवमेंट टू चेंज सेल एक्टिविटी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग का आवाजाही होता है, लाइक आवागमन जो बोलते हैं ना, आवागमन होता है, उसको नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है, आयन चैनल मॉड्यूलेशन से ये नियंत्रित करती है। एंड कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि आयन चैनल को क्या करते हैं, इस पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर है, एक्शंस ऑन कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यानी कुछ मेडिसिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के माध्यम से बाइंड करके अपना एक्शन शो कर पाता है। लाइक सम ड्रग्स इनहिबिट और इनहेंस। कुछ ड्रग क्या होता है, इनहिबिट करता है यानी खत्म करता है या फिर इनहेंस करता है द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, दैट मूव सब्सटेंस, जो कि मूव कराता है
सब्सटेंस को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करवाता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है उसको अक्रॉस करवाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल है एंटी डिप्रेसेंट ब्लॉकिंग रियोपेटेक ट्रांसपोर्ट। यानी क्या होता है, यानी कहने का मतलब एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होता है ये ब्लॉक कर देता है रियोपेटेक ट्रांसपोर्ट को, जिससे अपना एक्शन शो कराता है। इन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हम लोग ड्रग कंट्रोल मूवमेंट ऑफ केमिकल इनसाइड सेल्स, यानी दवाएं सेल्स के अंदर बाहर केमिकल की मूवमेंट को नियंत्रित करती हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड हिंदी कंटेंट देख लेते हैं। कुछ दवाएं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं जो कोशिकाओं के अंदर बाहर चीजें ले जाते हैं। जैसे एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होता है वो रियोपेटेक ट्रांसपोर्ट को जो है रोकती हैं, जिससे वो अपना एक्शन शो कर पाता है। एंड सरल शब्दों में बोल सकते हैं दवाएं सेल के अंदर बाहर केमिकल की मूवमेंट को नियंत्रित करती हैं। तो ये भी हमारा एक मेथड है जिसके थ्रू हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ड्रग अपना एक्शन शो कर पाता है। एंड आगे देखते हैं फिजिकल और केमिकल एक्शन से भी हमारा जो मेडिसिन है वो अपना एक्शन शो करता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है सम ड्रग एक्ट विदाउट रिसेप्टर। कुछ ड्रग क्या होते हैं बिना रिसेप्टर के एक्ट करते हैं, लाइक ओनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से वो अपना एक्शन शो कर पाते हैं। लाइक क्या है, एग्जांपल में एंटासिड जो सिरप होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रलाइज एसिड, यानी हमारे जो पेट में स्टमक में एसिड होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं करते, बस इसका काम क्या है, ये सिरप होता है, सिरप के फॉर्म में आप पियेंगे, आपके पेट में जो भी एसिड रहेगा वो क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी केमिकल एक्शन से ये करता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, एड्सॉर्बेंट बाइंड टॉक्सिन्स। ये क्या है, ये फिजिकल एक्शन शो करता है। लाइक यहाँ पे केमिकल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन से अपना ड्रग अपना शो करता है एक्शन। इन शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ड्रग वर्क बाय सिंपल फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन, यानी जो दवाएं होते हैं सीधा केमिकल या फिर फिजिकल तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे हिंदी कंटेंट भी देख लेते हैं। कुछ दवाएं बिना रिसेप्टर के काम करती हैं, लाइक सिर्फ अपना फिजिकल और केमिकल एक्शन से। उदाहरण है एंटासिड पेट का एसिड न्यूट्रलाइज करते हैं। एंड एड्सॉर्बेंट क्या हुआ, टॉक्सिन को पकड़ लेते हैं। फिजिकल एक्शन यानी केमिकल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन दोनों यहाँ पे हैं। सरल शब्दों में ये दवाएं सीधे केमिकल या फिर फिजिकल तरीके से काम करती हैं। एंड आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शंस। क्या क्या फैक्टर हैं जो कि हमारे ड्रग एक्शंस को मॉडिफाई करते हैं, जो कि चेंज कर देते हैं, वो देख लेते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स कैन चेंज हाउ अ ड्रग एक्ट इन द बॉडी, यानी क्या कहने का मतलब कई कारक दवाओं के प्रभाव को बदल देते हैं। दीज फैक्टर्स अफेक्ट द ड्रग्स अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स। यानी कहने का मतलब यह है कि ये कारक दवाओं के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस को प्रभावित करती हैं। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स द सेम ड्रग कैन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट इन द डिफरेंट पीपुल। यानी कहने का मतलब एक ही मेडिसिन अलग अलग पीपुल में अलग अलग अपना इफेक्ट शो कर पाती हैं। ये सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग के कारण होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सबसे पहला है एज। इन्फेंट्स एंड इल्डरली शो स्ट्रॉन्गर एंड अनप्रेडिक्टेबल ड्रग्स रिस्पॉन्स। इन्फेंट यानी इल्डरली जो कि नए नए बच्चे होते हैं, या फिर इल्डरली जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्गर एंड और अनप्रेडिक्टेबल ड्रग रिस्पॉन्स करता है। जो ड्रग रिस्पॉन्स होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है या फिर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे अफेक्ट होता है। एंड सेकंड क्या है, बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हायर वेट में रिक्वायर हायर डोज, हायर वेट में क्या होता है रिक्वायर होता है, हायर डोज रिक्वायर होता है। एंड सेक्स यानी मेल फीमेल में क्या होता है हार्मोनल डिफरेंस होता है, अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स, ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर देगा। एंड फोर्थ क्या है, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी हमारा अफेक्ट कर देता है। सम पीपल्स मेटाबोलाइज ड्रग फास्ट और स्लो की, बहुत सारे पीपल में क्या होता है मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है बहुत में फास्ट होता है एंड बहुत में स्लो होता है। तो इससे भी हमारे ड्रग जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है। एंड फिफ्थ नंबर क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ओरल, IV, IM, रूट्स ऑफ चेंज ड्रग इफेक्ट। ये क्या करता है हमारे ड्रग इफेक्ट को चेंज कर देता है। अगर आप मुंह से खा रहे हैं एंड अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो ये सब भी हमारे क्या करते हैं ड्रग एक्शंस को इफेक्ट करते हैं। डाइट भी अफेक्ट करता है, लाइक फूड, खाना क्या आप खा रहे हैं। फूड कैन इंक्रीज और डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन, खाना आपके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकता है फिर इंक्रीज कर सकता है। डिजीज स्टेट, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है लाइक लीवर और किडनी में पहले से कोई बीमारी है तो ये भी क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं हमारे ड्रग एक्शंस को। एंड ड्रग इंट्रैक्शंस भी हमारे अफेक्ट करते हैं, लाइक टू मेडिसिन कैन इनहेंस और रिड्यूस ईच अदर्स इफेक्ट। लाइक अगर दो मेडिसिन आप खा रहे हैं तो इससे भी कोई इनहेंस कर देता है, कोई डिक्रीज कर देता है इफेक्ट को। इन शॉर्ट वे में दीज फैक्टर्स डिसाइड हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द ड्रग इफेक्ट विल बी इन अ पर्सन। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग यानी कितना तेज और फिर कितना वीक ड्रग अपना एक्शन शो करेगा एक पीपल में, एक पर्सन में। ये रहे कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे ड्रग को मॉडिफाई कर देते हैं यानी अफेक्ट कर देते हैं हमारे ड्रग के एक्शंस को। बाकी यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है कंटेंट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे एज है, बॉडी वेट है, सेक्स है, जेनेटिक फैक्टर्स है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, डाइट एंड फूड,
डिजीज कंडीशंस यानी ड्रग इंटरेक्शंस, ये सब पॉइंट क्या करते हैं, हमारे ड्रग मॉडिफाई को अफेक्ट करते हैं यानी मॉडिफाई कर देते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए हमारे वॉर फार्मेसी ऐप के साथ।